हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं विकास एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। तो पिछली कई कक्षाओं में हमने पटवारी एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही थी उनकी क्लासें अटेंड करी है और बहुत कुछ सीखा भी है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्षेत्रफल क्या होता है और उससे जुड़े कुछ सवाल भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आयतन के सूत्र तथा उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बिल्कुल जड़ से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है। तो देखो, क्षेत्रफल जो होता है वो 2D आकृतियों के लिए होता है, जैसे कि आयत हो गया, वर्त हो गया, वर्ग हो गया, इस प्रकार। और क्षेत्रफल क्या होता है, जो जगह घेरते हैं 2D आकृतियां। इसी को अगर हम 3D में व्यक्त करें तो 3D आकृतियां जो जगह घेरेगी उसे कहेंगे हम आयतन। ठीक है, 3D आकृतियां कौन कौन सी होगी? घन, घना, बेलन, गोले, जो भी हम आसपास की चीजें जो भी देख रहे हैं, हमारे पास जो किताब है, जो हमारे पास मोबाइल फोन है, वो सब 3D है। और वो जो जगह घेर रही है उसे हम कहते हैं आयतन। ठीक है, समझ गए? अब देखो, हर 3D आकृति की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो 3D आकृतियों का आयतन होता है वो कैसे निकालेंगे, उनके भी अलग अलग सूत्र हैं। वो सूत्र याद करके हम इनके सवाल को सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने क्षेत्रफल वाले सवालों में किया था, सिर्फ सूत्रों का, फॉर्मूलों का खेल था और सारे सवाल हमने सोल्व कर दिए थे। इसी प्रकार आयतन वाले में यही है, जितने ज्यादा हमें फॉर्मूले याद होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहली आकृति जो हमारे पास आती है वो आती है घनाभ। घनाभ क्या होती है? 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें एक पृष्ठ आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाती है। तो घन, घनाभ, बेलन, ये तो आपको पता ही होंगी क्या होता है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में 7th 8th क्लास में ये पढ़ लिया है। तो अब हम इनके सूत्र याद करेंगे। देखो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच। L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, H क्या है? ऊंचाई। ठीक है, इसी प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, और जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जितने ज्यादा याद होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सरल तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो अगला अगला जो आता है हमारे पास घन। घन क्या है? वर्ग का 3D रूप है। जो घनाभ था वो आयत का 3D रूप था और जो घन है वो वर्ग का है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा की क्यूब। और इसका जो परिमाप होगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुणा भुजा। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतने ही फॉर्मूले। देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूले वो आपको कंठस्थ कर लेने हैं। बिल्कुल, आपको चाहिए रात में भी पूछ ले तो भी आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर आप अलग से कोई फॉर्मूला याद करते हैं तो वो भी सबसे बढ़िया है। जितने ज्यादा आप याद करोगे उतना ही सही है। ठीक है, अगली आकृति जो है हमारे पास वो है बेलन। ठीक है, बेलन तो आपको पता ही होगा, सिलेंडर टाइप में होता है। सिलेंडर को ही बेलन कहा जाता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है, ये जो खोखले बेलन वाले सूत्र हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़े कम ही याद करने हैं। ये ज्यादातर पटवारी परीक्षा में ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर वाले हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अब अगली आकृति हमारे पास शंकु। तो शंकु देखो, ऊपर से नुकीला और नीचे से वर्त के आकार का होता है। ठीक है, जो आपने बर्थडे पार्टीज में जो टोपी ओटी है वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? ऊंचाई। आर क्या है? उस वर्त की या पेंदे की त्रिज्या। ठीक है, जो शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल।
आर यहाँ पे त्रिज्या है, एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है। देखो तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी वाली ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई एल होती है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो कैसे निकालेंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या, और एच इसकी शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो जो अगली आकृति हमारे पास आती है वो आती है गोला। आपको चित्र में तो एक वर्त की जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में गोला मतलब गेंद की टाइप का होता है। जो गोल चीज होती है 3D आकृति में उसे गोला बोला जाता है। गेंद ले लो आप, फुटबॉल ले लो, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे त्रिज्या है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो जो गोले में हमारे काम आने वाले सूत्र हैं वो बस दो ही है। बाकी के अगर आप याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन करना ही जरूरी है। जितने ज्यादा सूत्र करोगे उतना ही आपका फायदा है। ठीक है, देखो एक बार में ये सूत्र किसी को भी याद नहीं होते, जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपसे याद होंगे। ठीक है, अब देखो जो कुछ सूत्र बच गए थे वो भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ वो होता है कि उसकी पेंदे और ऊंचाई, पेंदा और जो छत होती है उसको छोड़ दें तो जो चारों दीवारें बचेगी वो होगी वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन में नीचे वाला वर्त और ऊपर वाला वर्त हटा दें तो जो साइड वाला पार्ट होता है वही वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, नीचे वाला वर्त हटा दो, साइड वाला जो पार्ट होगा वही होगा वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, जो कि हमारे कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और जो बाकी के सूत्र हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन याद करना जरूरी होता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आपका आयतन का चाहे कितना भी सरल सवाल हो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले याद करो और सारे सवाल अपने आप सोल्व हो जाएंगे। देखो हमारा पहला सवाल है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखो कमरा होता है हमारा घन या घनाभ आकार का, तो घन या घनाभ में हमें रखना है बांस। ठीक है, तो बांस हम इस प्रकार रखें कि सबसे लंबाई, ज्यादा लंबाई वाला बांस हमारे कमरे में आ जाए। वो कैसे आएगा कि हम दोनों ऊपर नीचे वाले कोने और ऊपर वाले कोने को मिलाएंगे, ऐसे इस प्रकार बांस रखेंगे तो ये आएगा। और जो ऊपर वाला कोना और नीचे वाला कोना मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा घन या घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कमरे में सबसे ज्यादा लंबाई वाला बांस रखना है या कोई भी चीज रखनी है तो हम विकर्ण पर रखेंगे। तो यहाँ पे कमरे का विकर्ण या घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो यहाँ पे हम कमरे का विकर्ण निकालना है हमें। ठीक है, विकर्ण की लंबाई हमारे पास बांस की लंबाई होगी। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, वो होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें मान रखना है, लंबाई हमें दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, तीनों के मान रखेंगे फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास आएगी, लंबाई हमारे पास क्या आ गई, रूट में 325 मीटर, जिसका मान होता है लगभग 18.02। तो लंबाई हमारे पास क्या आ गई, लंबाई आई 18.02 मीटर। तो कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आ जाएगी हमारे पास 18.02 मीटर। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल जो हमारे पास है वो देखो पढ़ते हैं। किसी पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट कराने का खर्चा बताओ। तो एक बात तो आप ये बताओ कि हम पेंट कराएंगे कहाँ पर, पेंट करवाएंगे हम बेलन के या पाइप के वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ मतलब चारों ओर, तो वक्र पृष्ठ पर कराएंगे तो पहले क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और देखो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें इसका खर्चा निकालना है। ठीक है, मतलब कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का बाई आर एच। तो हम इसमें मान रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या दी गई है हमें, आर दी गई है 7 इंटू ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर। जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2640 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें कहा गया है कि 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें खर्चा निकालना है। तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल है 2640 वर्ग सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 2 रुपये। तो कुल खर्चा हमारे पास आ जाएगा, कुल खर्चा 2640 इंटू 2, 5280 रुपये। ठीक है, हमारे पास कुल खर्चा होगा 5280 रुपये। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ सूत्र लगाया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इतना सा ही लॉजिक है कि पेंट करवाना है, पेंट कहाँ करवाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल निकाल दिया। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर का 2 रुपये खर्चा है, तो कुल क्षेत्रफल का कितना होगा, 5280 रुपये। आ गया हमारे पास आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो अगला सवाल जो है हमारे पास वो देखो, 2 बेलनों की ऊंचाइयों के मध्य 2:3 का अनुपात है। यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य क्या अनुपात होगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात, और कहा गया है कि आयतन समान है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें जो जो कहा गया है या जो जो दिया गया है बस उसका मान रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले बेलन की जो ऊंचाई है h1 और दूसरे की होगी h2। तो h1/h2 या h1 अनुपात h2 क्या हो गया, 2/3। अब देखो क्या करना है, आयतन समान दिया गया है तो आयतन का हम सूत्र लगा देंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो माना कि पहले बेलन की जो त्रिज्या r1 और दूसरे की त्रिज्या r2। तो पहले की जो आयतन हो गया वो हो गया πr1²h1 और जो दूसरे का आयतन हो गया πr2²h2। अब क्या करेंगे, सिर्फ हमें मान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। क्या कहा गया है कि त्रिज्याओं के मध्य अनुपात क्या होगा, तो हमें r1²/r2² क्या हो गया, h2/h1। पाई से पाई तो कट गया। अब देखो r1/r2 क्या हो गया, रूट में h2/h1। तो h1/h2 का मान 2/3, तो h2/h1 का मान 3/2। तो दोनों बेलनों की त्रिज्याओं के मध्य अनुपात आ गया हमारे पास रूट में 3/2। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस जो जो प्रश्न में दिया गया है उसके फॉर्मूले हमने लगा दिए। ठीक है, और आंसर हमने प्राप्त कर लिया। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल जो है हमारे पास वो है, धातु के अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की थी। यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें जो रिलेशन है वो हमें बताना है। हमें क्या करना है, जो जो प्रश्न में दिया गया है उसके सूत्र लगाने। प्रश्न में क्या गया, धातु के अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की थी। तो शंकु और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर है। अब देखो हमें प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जिससे हम रिलेशन बता सके। तो रिलेशन बताने के लिए देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु के अर्धगोले को बनाया गया शंकु, तो उनका जो आयतन होगा वो बराबर होगा। अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा, क्योंकि अर्धगोले को ही शंकु बनाया गया है। तो जितना अर्धगोला जगह घेरेगा उतना ही शंकु जगह घेरेगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब r यहाँ पे क्या माने, r दोनों की त्रिज्या बराबर दी गई है, अर्धगोले की और शंकु की। तो r यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल है तो हम कैपिटल ही मान लेंगे, 2/3 πr³ बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई, r यहाँ पे सेम ही है स्क्वायर। अब h भी कैपिटल है ऑप्शन में तो h को भी कैपिटल मान लिया। ठीक है, अब देखो
सोल्व करो इसे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आया हमारे पास 2r³ बराबर r² h। तो आया हमारे पास 2r बराबर h। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। हमारे पास जो आंसर आया वो आया h बराबर 2r, मतलब कि ऑप्शन ए। समझ में आ गया? बस हमने फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा लॉजिक भी आया था कि दोनों का आयतन बराबर होगा, बस। तो देखो कितना इजी टॉपिक है, हम आसानी से इसके सवालों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है हमारे पास वो है, देखो एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो देखो हमें दिया गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कि एक घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण हमने पहले सवाल किया था, उसमें क्या था? विकर्ण होगा रूट में l² + b² + h², रूट में 289। तो विकर्ण आया हमारे पास 17 मीटर। कितना आसान सा सवाल था, हमने चुटकियों में इसे सोल्व कर दिया। अब देखो अगर आपको इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, या इस पीडीएफ में जो फॉर्मूले बताए गए हैं वो फॉर्मूले चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल जो हमारे पास है वो देखो, एक आयताकार होल की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताओ इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने पहले इसकी बात कर ली थी कि कमरे का या हॉल का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसका सूत्र है हमारे पास, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैंने आपको सूत्र बता दिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × ऊंचाई क्या दी गई है? ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 20 + 15, क्या आया? 700 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 700 मीटर। अब देखो इसी सवाल को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए और हमसे पूछे कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें खर्चा बताओ पेंट करवाने का। हमें चारों दीवारों पर पेंट करवाना है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो खर्चा क्या आएगा? तो क्षेत्रफल आ गया 700, तो खर्चा आएगा हमारे पास 1 वर्ग मीटर का कितना है? 2 रुपया, तो 700 का कितना हो गया? 1400 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है हमारे पास वो है, देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी आकृति को अगर दूसरी आकृति में बदला जाए तो उनका जो आयतन होता है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो माना कि n गोले वो बना सकते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर n गोले बना सकते हैं। एक बड़े गोले का आयतन उन n गोलों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बड़े गोले का आयतन और n × छोटों का आयतन बराबर करना है। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो बड़े गोले के आयतन का हो गया 4/3 पाई, यहाँ पे क्या दी गई है? 7 का क्यूब बराबर n × छोटे गोलों का आयतन, तो वही 4/3 पाई r, यहाँ पे क्या दी गई है? 2 का क्यूब। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करते ही हमारे पास n आ जाएगा जो कि होगी छोटे गोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास n का मान आएगा 18.875। n यहाँ पे क्या है? संख्या, तो n बराबर हम संख्या लेंगे पूर्णांक 18। ठीक है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के बड़े गोले को अगर 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की छोटे गोलों में बदला जाए तो हमारे पास 18 छोटे गोले प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? हमने क्या किया कि दोनों के आयतन को कर दिया बराबर, और जो मान आया हमारे पास वो आया n का मान। तो n का मान हमारे पास 18.875, मतलब पॉइंटों में आया, पूर्णांक संख्या नहीं हुई। तो गोलों की संख्या तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो हमने मान लिया कि n बराबर 18 होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारे पास, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, क्या दिया गया? 2 घनों के आयतनों का अनुपात,
अनुपात का क्या सूत्र होता है, भुजा की क्यूब। ठीक है, तो माना कि पहले वाले घन की भुजा A1 है और दूसरे वाले की A2 है, तो आयतन का अनुपात A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब क्या आ जाएगा 27/64। तो A1 बटे A2 हमारे पास आया 3/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बस हमें फॉर्मूला लगाना है और अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या आ जाएगा 6A1 स्क्वायर बटे 6A2 स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, अब 3/4 का स्क्वायर। A1 बटे A2 क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16। तो अनुपात हमारे पास है यार 9:16। ठीक है, तो हमें दिया गया था घनों का आयतनों का अनुपात और निकाल लिया हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हमने कुछ नहीं किया, जो दिया गया उसका बस फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अगर आपको अभी तक फॉर्मूले याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, फॉर्मूले सारे दिए गए हैं, सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो आयतनों का अनुपात हमें पूछा गया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, दो शंकु है, माना कि पहले वाले की त्रिज्या और ऊंचाई r1h1 है, दूसरे वाले की r2h2 है, तो अनुपात होगा 1/3 πr1² बटे 1/3 πr2²h2। अब हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, सीधा सा मान रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 3/1, मतलब कि अनुपात आया 3:1। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला लगाया, सीधा सा सवाल है और आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारे पास, दो गोलों का आयतन 8:27 है, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया, आयतनों का अनुपात, सीधा सा आयतन का सूत्र लगाएंगे, जो आएगा हमारे पास उससे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो गोलों का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3, तो अनुपात हो जाएगा 4/3 πr1 की क्यूब बटे 4/3 πr2 की क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, आया हमारे पास r1 की क्यूब बटे r2 की क्यूब, जो कि हमें दिया गया है 8/27। प्रश्न में हमें दिया गया है कि गोलों का अनुपात 8/27 है। ठीक है, तो हमारे पास r1/r2 क्या आ गया, r1/r2 आ गया 2/3। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण सतह या पूरी सतह का अनुपात। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, अनुपात हो जाएगा हमारे पास 4πr1² बटे 4πr2²। तो r1/r2 दिया गया हमें 2/3, तो स्क्वायर हो जाएगा 4/9। तो अनुपात हमारे पास जो आया वो आया 4:9। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने जो प्रश्न में हमें दिया गया है बस उसी के फॉर्मूले लगाए और सवाल सोल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो जो क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर हैं, उनमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ही ज़्यादा सरल तरीके से आप सवाल सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है हमारे पास, एक घनाभ का विकर्ण 28 सेंटीमीटर है तथा तीनों भुजाओं का योग 44 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में हमें दिया गया है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो पहले क्या दिया गया, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है रूट में l² + b² + h²। क्या दिया गया 28, तो l² + b² + h² का हमारे पास मान हो गया 28 का स्क्वायर 784। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का l + b + h क्या दिया गया 44 सेंटीमीटर, तो l + b + h हो गया 44 सेंटीमीटर। तो देखो हमें यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या कहता है कि हमें l + b + h दिया गया है, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक lb + bh + l। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का स्क्वायर। ठीक है,
समीकरण ए का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे और इधर 44 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे। देखो अब देखो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करने पर हमारे पास ये आई है। इनमें से हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला पोर्शन ही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का हमारे पास मान है 784 समीकरण 2 से। तो हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आया है 1152। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो फॉर्मूला हमें दिया गया है या जिसका मान हमें दिया गया है उसका फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो आपको क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर का सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड करिए और सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।